हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एंड इफिशियंसी फॉर शार्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखिए, हमने ट्रांसमिशन लाइन आपको 3 टाइप की बताई थी। ट्रांसमिशन लाइन जो आपकी होती है 3 होती है। एक शार्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी आपकी मीडियम और तीसरी आपकी क्या थी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 टाइप को हमने आपको बताया था और इसका हमने आपको डिस्टेंस भी बताया था, साथ में वोल्टेज के आधार भी बताया था। अगर आपको नहीं अभी याद है तो याद करिए, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको शार्ट, मीडियम, लॉन्ग तीनों का याद है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में बहुत से स्टूडेंट का कमेंट यहाँ पर आया था, जैसे कि मैं वीडियो के लास्ट में पूछता हूँ कि आप सभी इसका आंसर देखिए। वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं इसी के आधार पर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है। और आज के वीडियो में थोड़ा आपका डेरिवेशन प्लस आपका कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के बेस पर क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो यहां पर देखिए, पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट के 5th नंबर, ये 6 नंबर का वीडियो है। इससे पहले यहां पर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का 5th नंबर वीडियो में एक कमेंट है, तेजी के साथ मैं पढ़ता हूं। जैसे दीपक वैश्य का कमेंट है, ओके, उसी स्टूडेंट का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है जिन्होंने अपना आंसर दिया है, दिवांश राय, ठीक है। इसी में यहाँ पर सुरेंद्र विश्वकर्मा, श्रद्धा भारती, सुरजीत कुमार, ठीक है। हो सकता है आपका नाम भी आप कमेंट किए होंगे तो जरूर यहाँ पर आपका होगा। आथरव दक्ष, यहाँ पर और स्टूडेंट का जैसे पंकज कुमार पंकज, विपिन पांडे जी, ठीक है, टेक्निकल इंडिया। ये पिछले वीडियो के 5th नंबर के कमेंट है दोस्तों, जो बताते हैं अपने आंसर, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर और बताएं, यहाँ पर दोस्तों दीपक कुमार, नृपेंद्र कुमार मौर्य, ठीक है, प्रेमचंद्र, टेक्निकल इंडिया, फिर से वही स्टूडेंट का कमेंट था इन्होंने, हाँ, आफ्ताब आलम, ये सारे यहाँ पर कमेंट थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद क्या मैं पूछता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो से मैं आपको एमसीक्यू पूछता हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन इफिशियंसी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन ये शार्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, देखिए ये आपका सप्लाई है, ये आपका क्या है, लोड है। कहने का मतलब सप्लाई, ये सोर्स का काम कर रहा है, लोड एक बार यहाँ पर सप्लाई जा रही है। मैंने आपको ये बताया था, जैसे कि आप गांव में देखते हैं या फिर आसपास कस्बे में देखते हैं, लाइट जो सप्लाई जाती रहती है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, लेकिन जहाँ से जनरेट होती है वहाँ से वो ट्रांसमिट होती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में होता क्या है कि कंडक्टर ही तो होते हैं, वायर ही तो होते हैं, तो वही हमने यहाँ पर कंडक्टर लिया है। जैसे कि यहाँ पर ये आपके 2 कंडक्टर हैं, जैसे ये आपके 2 कंडक्टर हैं, तो यहाँ से जब सप्लाई जाती है ये आपकी, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कि ये आपकी सप्लाई यहाँ से गई, ये देखिए आई करंट यहाँ से जा रही है, ये सप्लाई इस वायर के थ्रू जा रही है। हमने ये बताया था कि शार्ट ट्रांसमिशन लाइन, देखिए मैंने आपको 3 चीज़ बताया था ना दोस्तों, शार्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम और एक लॉन्ग, ये तीनों हमने आपको ट्रांसमिशन लाइन बताई थी, ठीक है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन 3 टाइप की होती है, शार्ट ट्रांसमिशन, मीडियम और लॉन्ग। डिस्टेंस के वोल्टेज के आधार पर रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूल रहे हैं तो रिवीजन करिए, नहीं मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। भूल जाएंगे, आप कहेंगे आपने पढ़ाया था मैं भूल गया, ये भूलने की सबकी बीमारी है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट दवा यही है, रिवीजन। रिवीजन करेंगे याद रहेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, शार्ट, मीडियम, लॉन्ग, ये तीनों आपको याद है? ओके, क्या डिस्टेंस के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर मैंने क्या आपको बताया था, मैंने डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने लॉन्ग के आपको शार्ट के लिए 80 किलोमीटर बताया था, ओके, 80 किलोमीटर। इसके लिए 180 से 160 के लिए, देखिए शार्ट के लिए, शार्ट जो ट्रांसमिशन लाइन उसके लिए हमें 80 किलोमीटर, मीडियम के लिए हमने 80 से 160 किलोमीटर और लॉन्ग के लिए हमने बताया था ग्रेटर देन 180 किलोमीटर, ओके। ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, लाइन की। और अगर वोल्टेज के आधार पर कहें तो हमने वोल्टेज के आधार पर बताया था, शार्ट का हमने 20 kV बताया था, ठीक है। मीडियम का हमने आपको 20 kV से कितना बताया था, बताइए, 20 kV से 100 kV, 20 kV से 100 के का मतलब क्या है, यहाँ पर 1000 है, ठीक है। जैसे कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग अभी ये 78 कह रहे हैं दोस्त, ये तो ज़्यादा हो गया, 68 पॉइंट या फिर 69 पॉइंट कुछ अभी यहाँ पर है। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 69 के लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, 69 क्या लिखा हुआ है, के। तो 68 पॉइंट कुछ या 69 हो सकता है, कुछ देर में हो जाएंगे आप कहेंगे तो, ठीक है, 69 के। तो के का मतलब यहाँ पर 1000 से मतलब है, और उम्मीद करूँगा आप जल्दी देखते हैं कब होता है, 100 के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। के का मतलब यहाँ पर 1000 है, 100 के का मतलब यहाँ पर 1 लाख हो जाता है। तो वही चीज़ हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये समझना है कि 20 के जो है, 20 के ये आपके शार्ट ट्रांसमिशन का वोल्टेज होता है। अगर आपसे कहता है कोई मीडियम, तो मीडियम के लिए 20
20 केवी से कितना होना चाहिए 100 केवी, 20 केवी से कितना 100 केवी। और वहीं पर अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 100 केवी। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आपको पता होगा, रिवीजन कर लीजिए, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है, हमने ये बताया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। उसमें पहला टॉपिक क्या है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है उसमें ये पॉइंट आपको हमने बताया था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट नगण्य माना जाता है क्योंकि वोल्टेज कम होता है। देखिए जो आपकी लाइन आती है इस प्रकार से, ओके, ये आपकी जो लाइन होती है इसमें हमने क्या बताया था आपको, याद होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसमें बीच में हम यहाँ पर कैपेसिटर का यूज किए थे। इस बीच में यहाँ पर ऐसे देखिए कैपेसिटर, तो ये जो सी कैपेसिटर आपके थे हमने इसको निगलेक्ट कर दिया था, आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हटा दिया था। क्यों हटाया था, क्योंकि इसमें जो आपका वोल्टेज होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वो वोल्टेज आपका कम होता है, अर्थात कितना होता है 20 केवी। 20 केवी मतलब 20 केवी मतलब 20,000 वोल्ट बहुत होता है। आपके घर में आएगा 11 केवी आ जाती है लाइट, 11,000 वोल्टेज, तो आपके घर के टीवी कूलर पंखे सब उड़ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर 20 केवी जो वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए कम है। क्यों कम है, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनता है वो आपके 20 केवी से ऊपर के लिए, मतलब कह सकते हैं मीडियम और आपके लॉन्ग 20 केवी से 100 केवी के बीच जब सप्लाई आपकी रहती है ट्रांसमिशन, तब इसके बीच कैपेसिटेंस सी को लिया जाता है, या फिर 100 केवी से ऊपर होगी तब भी आपके कैपेसिटेंस अर्थात कैपेसिटर को लिया जाता है। लेकिन अगर आपका 20 केवी है बोले तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसके लिए कैपेसिटर आप यूज नहीं करेंगे। यूज करेंगे मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोनों जो आपके कंडक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दोनों जो आपके ये नीचे और ऊपर दोनों कंडक्टर दिख रहे हैं, इनके बीच जो एयर गैप है, इस एयर गैप के कारण, इस एयर गैप के इसमें दोनों में क्या है आपको पता है, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। जब उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए दो कंडक्टर हैं यहाँ पर, सिंपली आपको ये पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ, सुनिएगा, समझ में आए क्लियर आपको। ये आपको हमने क्या बताया, ये आपके दो कंडक्टर हैं, ठीक है। तो ये 1 कंडक्टर, ये 2 कंडक्टर, इधर से सप्लाई आपकी जा रही है, इधर आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है। बात यहाँ पर ये है, जो आपके कंडक्टर से सप्लाई जा रही है इसमें भी करंट इधर से जाती है और इधर से वापस आती है। तो यहाँ पर जो करंट जा रही, तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और बीच में क्या है, बीच में तो दोनों वायर के बीच में एयर होगा, तो उस एयर गैप और इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनके बीच कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कैपेसिटर कैसे बनता है, इन दोनों के बीच के एयर गैप में जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर कह सकते हैं जो बीच में आयन आते हैं वो आयनाइज होते हैं, तो उन्हीं के कारण वहाँ पर कैपेसिटेंस का प्रभाव आ जाता है। ओके, ऐसा कुछ दिखता नहीं आपको, बस माना जाता है कि ये आपका क्या है, ये कैपेसिटेंस है। लेकिन जो आपकी लो वोल्टेज होगी 20 केवी जैसा हमने बताया, तो उसमें लो वोल्टेज होगा, तो लो वोल्टेज के लिए हमने क्या बताया, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कम बनेगी, मतलब एज ए कंपेरिजन करेंगे लॉन्ग और मीडियम की तुलना में, मतलब 20 केवी और 100 केवी या फिर 100 केवी के ऊपर जो वोल्टेज होगा उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सो वहाँ पर कैपेसिटर आप लेते हैं और इसमें कैपेसिटर नहीं लेते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में R लिया है, X लिया है, बोले तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया है, इंडक्टेंस लिया है, लेकिन कैपेसिटेंस या कैपेसिटर नहीं लिया। क्यों, क्योंकि ये है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। वोल्टेज लो होता है, कितना होता है 20 केवी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलिए, ये R है, ये X है, ये लोड है। भाई लोड, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी अगर आपका कंडक्टर है, कोई भी आपका कंडक्टर है तो उसमें दो प्रॉपर्टी 100%। अगर कोई कॉइल है, जैसे आपसे कहा जाए कि ये एक कॉइल है, तो इसमें क्या रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, 100% है कि अगर कोई कंडक्टर आपका है तो उसमें कॉइल जो तो है ही, साथ में उसमें रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता ही है, ठीक है। मतलब अगर एक्स है, कैपेसिटेंस है, कॉइल है, इंडक्टेंस है वो, तो उसके साथ आर रहेगा ही, क्योंकि कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं होगा जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो कॉइल में रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए आप लोड में देखेंगे इस साइड जो लोड है, लोड का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके घर में जो यूज हो रहा है, कूलर, फैन, ये सभी जो यूज किए जाते हैं, ये एक लोड है, ठीक है, उसी को लोड कहा जाता है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हमने आपको अच्छे से बताया था लोड क्या होता है, कैसे काम करता है।
तो देखिए यहाँ से सप्लाई जो भेजी जा रही है, इस सप्लाई को कहते हैं सेंडिंग वोल्टेज, इधर आप जो रिसीव कर रहे हैं इधर कहते हैं रिसीविंग वोल्टेज। इसीलिए हमने इसको VS से डिनोट किया और इस साइड में VR से डिनोट किया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई इधर से दोस्त भेजी जा रही है, सेंड की जा रही है, कहाँ पर? लोड पर। तो इस रास्ते में कंडक्टर में दो इफेक्ट आते हैं, एक आता है रजिस्टेंस और एक आता है आपका इंडक्टेंस, या फिर ये आपका इंडक्टर में होता है रिएक्टेंस। देखिए जैसे रजिस्टेंस एक क्या करता है, करंट को यहाँ पर फ्लो करने में, किसी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने का क्या करता है? विरोध करता है। उसी तरह से जो रिएक्टेंस है ये उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। नहीं समझ रहे हैं? मतलब ये क्या होता है, ये आपको पता है रिएक्टेंस जो होता है AC में होता है, DC में नहीं होता है। DC में ओनली रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको रोकेगा कि भाई आप कम फ्लो होइए। ठीक है, मतलब जैसे 10 एम्पियर फ्लो हो रही है तो उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट क्या हो जाएगी? कम। ये तो आपको पता है। लेकिन जो आपका इंडक्टेंस होता है वो आपके DC में नहीं होता, मतलब रिएक्टेंस X जिसे हम कह रहे हैं, ये भी एक प्रतिरोध है। किसके लिए प्रतिरोध है? AC सप्लाई के लिए। AC सप्लाई में क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड तथा इसकी डायरेक्शन दोनों क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होती है AC सप्लाई की। तो AC सप्लाई की जो परिवर्तित होती है, इसी को परिवर्तन जो हो रहा है अप डाउन जो हो रहा है, इसी का ये क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात इसको कहता है कि आप अप डाउन मत होइए, मतलब इसके परिवर्तन का विरोध करता है। कौन? आपका रिएक्टेंस X। तो ये भी तो एक प्रकार का प्रतिरोध हुआ। तो इसीलिए रेजिस्टेंस हो या इंडक्टेंस हो, ध्यान रखिएगा, Z हो मतलब इंपीडेंस इसे कहते हैं। इंपीडेंस बोले तो प्रतिबाधा। तो रेजिस्टेंस हो चाहे इंडक्टेंस हो चाहे आपका यहाँ पर इंपीडेंस हो या रेजिस्टेंस हो या फिर आपका रिएक्टेंस हो, ये सभी का मात्रक क्या है? सभी का मात्रक क्या है? आपका ओम। चूंकि एक प्रकार का ये क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ये AC सप्लाई के लिए। और जो Z होता है, Z वो टोटल है। आप कहेंगे Z क्या फिर आ गया? तो Z का मतलब ये अगर आपका रेजिस्टेंस लगा है तो Z इक्वल टू होता है √R² प्लस X²। ये चीज़ फार्मूला आपको याद होना चाहिए और याद भी होगा, चूंकि पिछले वीडियो में बताया था और ऑलरेडी भी आपको ये पता होगा। जो इंपिडेंस होता है वो इनके दोनों का क्या होता है? Z इक्वल टू √R² प्लस X²। था परिणामी है, ये परिणामी है, रिजल्टेंट है, इसे इंपीडेंस कहते हैं। इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, बात यहाँ पर आ गई कि Z और R और X से लगा, इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने Z लिखा है। इनको दोनों को निकालेंगे तो Z की वैल्यू √R² प्लस X² होगी। ओके, चलिए ये पॉइंट आपका हुआ। हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो हमने इसे लिख दिया, VS को सेंडिंग इंड वोल्टेज कहते हैं, VR को रिसीविंग इंड वोल्टेज जो रिसीव कर रहे हैं, R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है, X क्या है? टोटल रिएक्टेंस है। क्या है? रिएक्टेंस। देखिए रिएक्टेंस भी हमने आपको बताया था 2 टाइप का होता है, एक XC होता है, एक आपका XL होता है। XL किसके लिए होता है? XL आपके इंडक्टर के लिए होता है और XC किसके लिए होता है? XC आपके कैपेसिटर के। लेकिन हम कैपेसिटर की यहाँ पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कैपेसिटर यूज ही नहीं कर रहे हैं। यूज करने का मतलब यहाँ पर उसका इफेक्ट ही नहीं है। क्यों? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। तो बात किसकी करेंगे? हम XL की बात करेंगे। समझ रहे हैं आप? इंडक्टर जो है, इंडक्टेंस जो है और एक कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी होती है, तो X जो है वो XL और XC होता है। तो XL का हम तब यूज करते हैं जब उसमें कॉइल लगी है, और जब उसमें कैपेसिटर लगा होगा तब हम XC लेंगे। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर इफेक्ट नहीं है। रीजन यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लो वोल्टेज 20 kV तक है, इसलिए यहाँ पर हम XL को लेंगे। तो यहाँ पर बात ये थी, इतना हमने क्लियर किया। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हमने पिछले वीडियो में फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो होता है VS माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। देखिए VS माइनस VR क्या है? इसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए VS और VR हमने अभी क्या बताया, VS और VR ध्यान दीजिएगा। VS क्या है? VS आपका सेंडिंग इंड वोल्टेज है। कुल मिलाकर कुछ आपको देसी लैंग्वेज में समझिए, सेंडिंग इंड वोल्टेज का मतलब यहाँ से सप्लाई भेज रहे हैं, यहाँ से आपको सामान भेजा जा रहा है और यहाँ पर VR पर आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपने एक स्थान से भेजा गया, आपके कॉलेज में वो सामान जब पहुँचा तो उसको आपने क्या किया? रिसीव। तो ये क्या हुआ? यहाँ से क्या हुआ? ये इनपुट हुआ। ये क्या हुआ? इनपुट। और आप क्या हुए? आउटपुट। क्यों? क्योंकि आपको तो मिला है सामान, तो ये जो सामान भेजना था वो वहाँ पहुँच गया, मतलब आपको आउटपुट इसका मिल गया। ये इनपुट था, तो सप्लाई इनपुट और आपको जहाँ मिल गया लोड पर, आप जहाँ पर हैं वो आपका क्या हुआ? आउटपुट। ठीक है, तो सेंडिंग इंड वोल्टेज VS और रिसीविंग इंड वोल्टेज VR। तो यहाँ पर जो VS माइनस VR अपॉन VR किया गया है, देखिए हम ये कह रहे हैं अगर आपको 100 भेजा जाता है, हम इसीलिए बार बार एग्जांपल इसको लेते हैं आप समझ पाएँ, पिछले वीडियो में यही बताया था, 100 लेते हैं 90 मिलता है,
100 भेजा गया, ठीक है, 100 रुपये एक स्थान से भेजा गया, आपको घर से 100 रुपये भेजा गया और रास्ते में खर्चे होते हुए 90 रुपये आपके पास पहुंचा, मतलब कह सकते हैं 10 रुपये किराया लग गया। 90 रुपये आपको पहुंचा तो 10 रुपये का कहाँ गया, तो 10 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो आपके घर के द्वारा 100 रुपये भेजा गया, आपको 90 रुपये मिला, तो ये जो लॉस हुआ 10 रुपये, यही कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। आप पैसे में कहेंगे तो पैसे का ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पर VS माइनस VR मतलब 100 माइनस, भाई ये तो आपका VS हुआ, ये आपने जो रिसीव किया VR हुआ, तो 100 माइनस 90 करेंगे, तो 100 माइनस 90 करेंगे कितना आएगा 10, तो 10 रुपए का या 10 वोल्टेज का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, इसी कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब अच्छा वोल्टेज ये ड्रॉप होना अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। आपको जितना भेजा जाए पैसा उतना आपको मिलना चाहिए। हर चीज़ें आप नेचुरली, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझकर अपने से चलें तो चीज़ें बेहतर होंगी। ये सब्जेक्ट हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन समझें, अगर आप जो चीज़ें होना चाहिए वही चीज़ आप समझिए। मतलब जैसे कि आप समझते हैं कि 100 रुपये है तो 100 रुपये मिलना चाहिए, तो वैसे सप्लाई भी है, अगर 100 भेजी जा रही तो अभी हमें 100 मिलना चाहिए। तो यहाँ से 100 भेजा गया, 90 मिला, तो ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। जितना वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब समझ रहे हैं, वोल्टेज कम या ज़्यादा होना, ठीक है। कम ज़्यादा का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भेजा जाए वो आपको ना मिले, ये आपकी गलत बात हुई, ठीक है। और इससे भेजा जाए, इससे ज़्यादा भी मिल जाए, वो भी दिक्कत है, ये तो फिर ब्लैक मनी हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जितना 100 भेजा गया तो 90 ही हमें मतलब 100 ही हमें मिले, ओके। लेकिन ऐसा होता नहीं, चूंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये आइडियली समझा जाता है, चूंकि कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण उसमें लॉस होना संभव है, ठीक है। चलिए, अब ये पॉइंट मैंने आपको समझाया। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप इसी को कहते हैं, समझ गए आप। 100 भेजा गया, 90 मिला, तो 10 रुपये का लॉस, बोले तो 10, अगर वोल्टेज की बात करें तो 10 वोल्ट का यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। तो ऊपर की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा इसका दोस्त डेरिवेशन है, और इस समय आपको डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट फिर उसको बताना, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा। बात इतनी सी है, अभी के लिए आप समझ लीजिए, आगे की वीडियो में या कह सकते हैं आगे जब आपको पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको पूरा डिराइव करूँगा। लेकिन अभी समझिए, जो VS आप निकालेंगे, ठीक है, तो वो निकालेंगे तो आपका आएगा VR प्लस IR cos फाई आर प्लस IX साइन फाई आर माइनस जो VR है, इसको हमने आगे लिख दिया। VR से VR आपका कैंसिल हो गया, जो रिसीविंग वोल्टेज है, ओके। फिर बचेगा क्या, ये पार्ट आपका बचेगा। जो ये पार्ट बचेगा, ये वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IR cos फाई आर प्लस IX साइन फाई आर अपान VR इंटू 100, ये आपका वोल्ट, VR का मतलब समझ रहे, वोल्टेज R से रेगुलेशन, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में हमने लिख दिया। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये किसके लिए है, सदैव ध्यान रखिएगा, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फार्मूला क्या होगा, तो IR cos फाई आर प्लस IX साइन फाई आर अपान VR। जब बीच में प्लस लगा हो तो समझ जाइएगा ये कौन सा फार्मूला है, लैगिंग। क्यों होता है इसके बारे में कभी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा डिराइव करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना भी समझिए कि अगर आपके बीच में प्लस लगा हुआ है, IR cos फाई आर प्लस IX साइन फाई आर अपान VR, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन किसका है, ये आपके लैगिंग पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर आपका 2 टाइप का होता है ना दोस्त। एक आपका लीडिंग पावर फैक्टर होता है, एक आपका लैगिंग पावर फैक्टर, जिसे आप हिंदी में अग्रगामी और पश्चगामी, लीडिंग को अग्रगामी बोलते हैं और लैगिंग को पश्चगामी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे करंट है और वोल्टेज है, तो करंट से अगर वोल्टेज आपका फाई एंगल क्या है, पीछे है, तो यहां पर यह कहा जाएगा, जैसे इस प्रकार है, तो ये कहा जाएगा कि वोल्टेज करंट से क्या कर रही है, फाई एंगल लैग कर रही है, अर्थात पश्चगामी है। नहीं समझ पाए, ये आपकी करंट है, ये आपका वोल्टेज है, ओके। तो यहां पर जो वोल्टेज है वो करंट से क्या कर रही है, पीछे है, ठीक है। अगर हम इसको रेफरेंस किसको माने, रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं, हमने इसको I को मान लिया फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो I अगर फिक्स है तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इसके पीछे है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर पीछे है तो फाई एंगल क्या हुआ, ये फाई एंगल पीछे, मतलब फाई एंगल लैग कर रहा है, कौन, वोल्टेज। अगर यही हम यहां पर बना देते वोल्टेज और फाई एंगल यहां पर ले लेते,
तो ये क्या कर रहा है, ये फाई एंगल करंट से लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट से लीड कर रहा है। तो जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें आपका कौन सा इफेक्ट आता है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो होता है वीसी वो आपका लैग करता है करंट से, और जो आपका इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज आपका क्या होता है, वोल्टेज जो इंडक्टर होता है, वोल्टेज जो होता है इंडक्टर में वो आपके करंट से क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, ठीक है, कितना करता है, यहाँ पर लीड करता है। वैसे प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 90 डिग्री से कम होता है, बट आइडियली कहेंगे तो 90 डिग्री इंडक्टर का करंट से लीड करता है और आपके कैपेसिटर का 90 डिग्री वोल्टेज लैग करता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ दोस्त कि आपको कन्फ्यूजन होगी, बस इतना समझिए लीड करता है और लैग। पावर फैक्टर 2 टाइप हो सकता है, या तो लीड करेगा या तो लैग करेगा। अगर आपका लैग करता है तो वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला IR cos phi r प्लस IX sin phi r अपॉन VR इंटू 100 करना है। अगर आपका लीडिंग पावर फैक्टर है, देखिए पावर फैक्टर आपको क्या होता है, cos phi बराबर R बाई जेड, ये सभी फार्मूले पता है, इसके 2-3 और फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो cos phi R बाई जेड है, हम इसकी अगर बात करिए तो फार्मूला आपको पता होगा वैसे। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर पावर फैक्टर आपका लीडिंग है तो कुछ करना नहीं है, जो फाई एंगल है, जो आपका फाई एंगल है वो अगर आपका फाई R था तो ये माइनस फाई R हो जाएगा, माइनस फाई आर है। क्यों कि ये जब पहले आपका था, ये आपका एंगल क्या था, जो आपका अभी एंगल था जो हम अभी मान रहे हैं वो आपका लैग कर रहा है। जब ये लीड करेगा तो भाई इसकी डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन विपरीत होने का मतलब जो यहाँ पर फाई आर है उसको आप क्या करिए, रिप्लेस कर दीजिए माइनस फाई आर से। बस अगर हम देखिए यहाँ पर माइनस फाई आर से रिप्लेस करते हैं तो कास फाई आर की जगह पर आपको पता है कास माइनस फाई आर की वैल्यू कितनी होगी, प्लस कास फाई आर, प्लस कास फाई आर। क्यों, क्योंकि कॉस में जो माइनस आता है वो प्लस होता है, लेकिन अगर साइन के अंदर माइनस साइन फाई आर आ गया तो ये माइनस साइन फाई आर लिखेगा। ये 100% आपको पता होगा, क्योंकि साइन माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। ये चीज़ आपको पता है। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि हमने बताया कि एंगल आपका चेंज होगा, भाई जो लैग कर रहा है अब लीड कर रहा है, तो लीड का मतलब फाई आर से वो जगह पर आप माइनस फाई आर रखेंगे तो ये तो प्लस का प्लस ही रहेगा। देखिए आई आर कास फाई आर है, लेकिन इसका जो माइनस है इसका बाहर आ जाएगा, इसीलिए प्लस की जगह पर माइनस आ गया। अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर आपको सदैव ध्यान रखना है, आई आर कास फाई आर माइनस आई एक्स साइन फाई आर अपॉन वी आर। आर क्या है, रजिस्टेंस है, एक्स क्या है, एक्स है, ये कट नहीं है। ठीक है, क्रॉस मतलब गुणा नहीं है, यहाँ पर ये मैंने एक्स लिखा, जो ऐसे आप लिखते हैं एक्स है, एक्स का मतलब रिएक्टेंस जो अभी हमने ऊपर लिखा था। तो ये फार्मूला आपको याद हो गया, आई आर कॉस फाई आर प्लस आई एक्स साइन फाई आर अपॉन वी आर, ये वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। लीडिंग होगा तो उसमें नेगेटिव लगा दीजिएगा और कुछ नहीं करना, इसके लिए प्लस है, इसके लिए माइनस है फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। परसेंटेज के लिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इससे सवाल क्या बन सकता है, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का ये फार्मूला है, किसके लिए है ये दोस्त, ये आपके लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। ध्यान रखिएगा, प्लस है तो लैगिंग है, माइनस है तो लीडिंग है, प्लस है तो लैगिंग है। ओके, कैसे आप याद रखेंगे, एक तरीका आपको बताएं। जैसे कि ये आपका प्लस है, ठीक है, आपको कोई ट्रिक याद रहे तो आप याद कर सकते हैं। जैसे आपका ये है, ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पर इसे कहते हैं, प्लस का मतलब यहाँ पर लैगिंग से मतलब बीच में प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस का मतलब मैं कह रहा हूँ लीडिंग। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें एल तो पहले शुरू में दोनों में कॉमन है। यहाँ पर जो ए है वो ए आपके क्या होता है, अल्फ़ाबेट में या ABCD में आपका पहले आता है, तो आप ये रखेंगे कि और प्लस भी हर बातें प्लस में की जाती हैं या पॉजिटिव वे में की जाती है। तो ए आपका पहले आ रहा है तो इसलिए प्लस हम लेंगे। ठीक है, प्लस लेंगे, इसमें ई के बाद ए आ रहा है, मतलब ई पहले आ रहा है, ए नहीं आ रहा है पहले, तो इसमें निगेटिव लेंगे। ठीक है, मुझे लगा थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मैंने निकाला, हो सकता है टफ लग रहा हो, दूसरा आप कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ए पहले इसमें है तो इसलिए आप पॉजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, इसमें ए बाद में है इससे, तो इसलिए हम निगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। चलिए मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जो ये फार्मूला आपका है, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये किसके लिए, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है, लीडिंग के लिए यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर केस नंबर 1 ये बनता है कि अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब एक हो, मतलब कहने का मतलब cos फाई आर इक्वल टू अगर 1 है। देखिए पावर फैक्टर आपका यूनिटी अच्छा है कि इससे कम अच्छा है, बताइए। यूनिटी का मतलब होता है 1, और यहाँ पर यूनिटी का मतलब जो 1 है,
यूनिटी का मतलब एकांक जो आप कहते हैं 1 होता है। अगर आपका जैसे लिखा रहता है 0.5 पावर फैक्टर, इसका 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 तो मतलब एक आइडियली केस हो जाता है 1 पावर फैक्टर, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि आपका अगर cos फाई का मान अगर 1 हो जाता है तो क्या होगा। अगर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन में जो cos फाई आर है इस पावर फैक्टर का मान 1 होता है तो हमने लिखा केस नंबर 1, इफ पावर फैक्टर यूनिटी, तो आपका क्या होगा, अगर पावर फैक्टर आप सिंपल आपको पता है कि अगर cos फाई आर इक्वल टू 1 तो फाई आर इक्वल टू कितना होगा, फाई आर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos के टर्म में लिखेंगे तो आपका कितना होगा, 0 ही तो होगा, cos 0 का मान ही तो 1 होगा, तो cos cos कैंसिल, फाई आर का मान कितना आ जाएगा, 0। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, सिंपली आप देखिए cos फाई आर अगर आपका यूनिटी होगा अर्थात इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, और फाई आर मतलब जो आपका एंगल आएगा वो 0, तो साइन 0 अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होगा, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, बोले तो हीरो हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हुए, ये पूरे 0 हो गए और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो बचा आपका आई आर अपान वी आर, क्या बचा, आई आर अपान वी आर इंटू 100, तो आपका बचा ही है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई, यही आपका वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जब आपका पावर फैक्टर क्या हो, यूनिटी हो। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए एज अ पावर फैक्टर, सुनिएगा, पावर फैक्टर अगर आपका यूनिटी है तो उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन होगा क्या, वो आपको ऑप्शन दे देगा। या अगर न्यूमेरिकल बेस, एक स्टूडेंट न्यूमेरिकल को बात कर रहे थे तो उनको मैं बताना चाहूँगा दोस्त, इसी में अगर न्यूमेरिकल आपका वो बनाना चाहेंगे तो वो सिंपली इसमें बना सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं करेंगे, बस इतना ही कह सकते हैं कि अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो आप फाई आर का एंगल बता दीजिए, मतलब फाई आर जो है ये इसका एंगल कितना होगा, तो सिंपली ये तो 0 डिग्री इसमें बच्चा बता देगा। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये आपका मतलब ये अप हो गया, ठीक है, ये जेई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं फिर। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर आपका बनेगा, ये वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर आपका आई आर अपान वी आर इंटू 100। लेकिन अगर केस नंबर 1 में अगर न्यूमेरिकल बनाता है तो वही बनाएगा कि अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, ये होगा। अगर हो सकता है तो आपको आर, आई और वी आर का वैल्यू वो दे दे और पूछे वोल्टेज रेगुलेशन कितने % होगा। अगर आई का यहाँ पर 2 एम्पियर दे दिया, आपके आर का मान यहाँ पर 10 ओम दे दिया, वोल्टेज का मान आपका 100 दे दिया, तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा कितना वोल्टेज रेगुलेशन हुआ। ओके, तो ये पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो इफ पावर फैक्टर आपका जो है cos फाई अगर 0 हो, cos फाई आर अगर 0 हो, जो आप फाई आर का मतलब कर रहे हैं, ये cos फाई आर का मतलब समझिए, जो रिसीविंग वोल्टेज है जिस साइड हम खड़े हुए हैं, मतलब जो आप जहां पर हैं, जो आप आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, वहां का पावर फैक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो वहां पर पावर फैक्टर, इफ पावर फैक्टर इज 0, अगर उनके बीच वोल्टेज आपका पावर फैक्टर 0 होगा तो उस कंडीशन में आपका फाई आर का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों, सिंपल सी बात है, अगर cos फाई आर का मान 0 है तो हमें ये आप बता दीजिए कि 0 cos की वैल्यू क्या होती है, cos 90, पता है ना, cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो cos cos कैंसिल, सभी को पता है। फाई आर का मान कितना आ जाएगा, फाई आर का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो सिंपली आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इसका मान यहाँ पर 90 डिग्री हो गया और ये 0 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। अगर आप इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, फाई, cos फाई आर यहाँ पर इसी फार्मूले में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ लैगिंग पावर फैक्टर का फार्मूला है, अगर यहाँ पर आप रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आप रख देते हैं तो इसके एंगल कितना हो जाएगा, cos फाई आर का मान कितना दिया हुआ है, cos फाई आर का मान कितना दिया हुआ है, 0। अगर ये पूरा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये जो पार्ट आपका बचेगा वो क्या है, इसमें साइन फाई आर के कारण आपका फाई आर का मान 90 डिग्री आया है, आपने देखा ना अभी, चूंकि cos फाई आर इक्वल टू 0 है तो फाई आर इक्वल टू 90 डिग्री, cos साइन 90 डिग्री होगा तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आई एक्स अपान वी आर इंटू 100, ये आपका बचेगा वोल्टेज रेगुलेशन। किस कंडीशन में, जब आपका cos फाई आर का मान 0 होगा। तो वही चीज़ हमने लिखा, अगर आपका पावर फैक्टर का मान 0 है तो उस कंडीशन में फाई आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन आई एक्स अपान वी आर इंटू 100। अच्छा, इससे मतलब क्या निकला, मतलब ये है कि अगर आपका केस नंबर 1, अगर आपसे पावर फैक्टर आपसे कहते हैं भैया यूनिटी है, तब आप कहेंगे आई आर अपान वी आर, मतलब कुल मिलाकर इतने को पार्ट को लेकर, इतने पार्ट को, कितने,
इतने पार्ट को लेकर और इंटू 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सब भूल जाइएगा। कब? जब आपका पावर फैक्टर क्या हो? यूनिटी हो। लेकिन जब आपका पावर फैक्टर यहाँ पर 0 हो तो उस कंडीशन में आपको इतना पार्ट लेना है और 100 का मल्टीप्लाई करना है और सभी पार्ट को भूल जाना है, अर्थात IX/VR इंटू 100। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें सवाल बन सकता है VR, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, मतलब आपको ये वोल्टेज रेगुलेशन क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, और उसमें ये कहेंगे कि किस कंडीशन में ऐसा आएगा, तो आप बताएंगे पहला वाला कि जब आपका पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा, तब ये फार्मूला बनेगा। या फिर आपको क्वेश्चन यही दे दे कि ये क्वेश्चन है आपका, आप बताइए किस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन इतना आएगा, किस कंडीशन में? जब cos phi r का मान 0 होगा। उम्मीद करता हूं समझोगे। मेन फार्मूला ये है। और हम लैगिंग की ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, हमने यहां पर निगेटिव क्यों नहीं लिया, लीडिंग क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पर कैपेसिटेंस यहां पर जो है वो नहीं है, तो हम लैगिंग की ही बात करेंगे। ओके, चलिए, अब यहां तक बात हो चुकी है। अब यहां पर बात कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। दोस्त देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन कितना मैक्सिमम हो सकता है या कितना मिनिमम। देखिए, ये तो पावर फैक्टर पर, देखिए मेरे दोस्त, ये बात ये है कि यहां पर क्या था कि यहां पर जो हमने अभी बात किया था, ये आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन था, इस पर पावर फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने सिचुएशन निकाला। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी किसकी, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। मतलब आपका, जैसे आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि आपको वैल्यू इक्वेशन दे दी जाती थी और उसमें कहा जाता था मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वही चीज़ इसमें वोल्टेज रेगुलेशन में मैक्सिमा और मिनिमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी आपको देखने को मिलेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमा और मिनिमा कब होगा? सुनिए, वोल्टेज रेगुलेशन का लैगिंग पावर फैक्टर के लिए ये फार्मूला कंठस्थ आपको होना चाहिए, IR cos phi r प्लस IX sin phi r अपॉन VR इंटू 100। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मिनिमा वोल्टेज की। तो मिनिमा का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर हमने फर्स्ट लिखा, इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज 0। अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 होगा, हम कह रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन 0 का मतलब क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन 0 का मतलब ये है, हमने आपसे क्या कहा, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, आइडियली है। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन 0 नहीं हो सकता भाई, 100 भेजेंगे तो 90 वोल्ट हमें नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ रास्ते में लॉस होगा। ओके, और वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है? अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन 0 किस कंडीशन में होगा? जैसे फार्मूला आपको पता है, वोल्टेज रेगुलेशन VR इक्वल टू क्या होता है, सेंडिंग माइनस रिसीविंग अपॉन रिसीविंग वोल्टेज। मतलब जितना सेंडिंग है उतना रिसीविंग है। अगर ये 100 है तो ये 100 है, तो दोनों 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा? 0। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो गया? 0 हो गया ना, 0। तो ऐसा क्या संभव है? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं संभव है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं कि क्या वोल्टेज रेगुलेशन 0 होने पर कौन सा फार्मूला फाइंड आउट होता है, तो उसी के अंदाज पर प्रैक्टिकली भी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ पर जब वोल्टेज रेगुलेशन आपका कहा जाए कि ये पूरी की पूरी वैल्यू, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन जो आपने अभी आपको हमने बताया था VS माइनस VR अपॉन VR, ये जो फार्मूला था, इसी के आधार पर तो हमने इस फार्मूले को फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसी के आधार पर तो हमने इस फार्मूले को निकाला है। एक मिनट, पीछे यही चीज़ हमने आपको समझाया ना कैसे ये आपका आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर VR जो है वोल्टेज रेगुलेशन, अगर हम इसको 0 करते हैं तो क्या होगा? देखिए सिंपली आप इसको पूरी वैल्यू को क्या लिख लीजिए, 0। अगर हम इस पूरे वैल्यू वोल्टेज रेगुलेशन को 0 करते हैं तो IR cos phi r प्लस IX sin phi r अपॉन VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो VR आपका पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, बचेगा ये टोटल केवल ये वैल्यू। भाई 100 भी तो आपको 0 चला जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो ऊपर का जो पार्ट है इसको आपने क्या किया, बराबर आपको 0 दिखा दिया। जैसे ही आप इक्वल 0 दिखाते हैं तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर इस पूरी वैल्यू को आप इस साइड भेजेंगे तो माइनस IX sin phi r हो जाएगा। ठीक है भाई, हम एक साइड से दूसरे साइड भेज रहे हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ से हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये है sin phi r और ये है cos phi r। तो cos phi r को इसके नीचे भेज देंगे तो sin phi r अपॉन cos phi r, ये tan phi r हो जाएगा। और i से i आप कर दीजिए कैंसिल, तो r और बाई x ये आपका बचेगा। कहने का मतलब हम इस साइड आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू को आप इसके नीचे भेज देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन फाई आर अपान ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस फाई आर, और ये आई से आई कैंसिल हो गया, इस साइड में माइनस बचेगा, अर्थात यहाँ पर बचेगा क्या माइनस एक्स, और ये आर जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, मतलब यहाँ पर कैसे मिस्टेक हुआ दोस्त, साइन फाई आर ये x से एक मिनट ये आपका जो r है, ये r आपका ये है ना, तो r आपका यहाँ पर रहेगा, जो x है ये इसके अपान में जाएगा x, ओके, और ये निगेटिव लगा और ये क्लोज हुआ। अब ये साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन, तो टैन फाई आर इक्वल टू माइनस आर बाई एक्स आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैन फाई आर इक्वल टू कितना गया, माइनस आर बाई एक्स। ये एक फार्मूला आपको फाइंड आउट मिला, किससे, जब आपका वोल्टेज, देखिए बहुत ज़्यादा ये डीप है, और जब आप समझ लेंगे तो बहुत आपको एंजॉय आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है इसमें वो स्टूडेंट भागते हैं, ठीक है, और अगर आप एक बार चीज़ें समझ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि होता कैसा है प्रोसेस। भागिए नहीं, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, तभी आपके के क्वेश्चन लग पाएंगे, नहीं अन्यथा आप जब डीप पे पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो आप कंफ्यूज होंगे। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझते चलिए। tan फाई आर इक्वल टू जो आ रहा है, अगर हम कहें कि आपका जब वोल्टेज रेगुलेशन आपका जीरो है तो उस समय बताइए पावर फैक्टर क्या होगा। अब क्वेश्चन बदल गया, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो फार्मूला ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पावर फैक्टर इक्वल टू होगा, पावर फैक्टर सभी को पता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई आर। फाई आर की वैल्यू जो आपने यहाँ से फाइंड आउट आपने किया है, इस tan को आप क्या लिख सकते हैं, इस tan को उधर भेज दीजिए, अर्थात फाई आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस आर बाई एक्स। ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, हम फाई आर की मान निकाल रहे हैं, और इसी फाई आर का मान हम कॉस फाई आर में अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, फाई आर में पुट कर देंगे तो कॉस हो जाएगा, और यहाँ फाई आर की जो वैल्यू है tan इनवर्स माइनस आर बाई एक्स, यही आपका हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से फाई आर का मान आपको निकालना है, और cos फाई आर में इसमें आपको पुट कर देना है, तो cos tan इनवर्स माइनस आर बाई एक्स जो होगा ये पावर फैक्टर होगा। कब होगा, जब आपका वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमा बोले तो जीरो होगा। समझ रहे हैं आप। तो आपसे कोई पूछता है कि मिनिमा वोल्टेज रेगुलेशन आपका मिनिमा है, अर्थात कम है, जीरो है, तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे ये फार्मूला, ओके। और ये चीज़ आप समझ चुके हैं कैसे आया। उसी में आपको मतलब क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल देगा तो उसमें आपको आर और यक्स की वैल्यू दे सकता है, आर की वैल्यू देगा और यक्स की, ठीक है। जैसे कि आर की वैल्यू आपको कितना दे दिया, आर की वैल्यू आपको 10 दे दिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको कितना दे दिया, 20 दे दिया, तो आपसे पूछेगा cos फाई आर का मान कितना होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। कितना आप यहाँ पर रख देंगे, आपने यहाँ पर 10 रख देंगे, यहाँ पर 20 रख देंगे, 1 बाई आपका 2 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई cos tan इनवर्स 1 बाई 2। अब बताइए 1 बाई 2 क्या कोई वैल्यू होता है, हमने तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, आप कोई कुछ सिंपल देगा, जैसे मतलब कि tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 tan 30 का मान होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब cos 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना, रूट 3/2, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो इसी बेस पर बनेगा, लेकिन फार्मूला याद होगा तब दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर कंडीशन नंबर 2 की बात करें तो यही वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला है। अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा का मतलब समझ रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा था ना, अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो बात तो दूसरी हो गई, लेकिन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन होता था कि अगर मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसको फिर जीरो दिखाना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू निकलती थी। आपको याद होना चाहिए, मैथमेटिक्स का समाकलन में आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया भी था जब आपको सेमेस्टर में मैक्सिमा मिनिमा बताया था। सुनिएगा, अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमा कब होगा, तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमा निकालना चाहते हैं तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करिए, किसके रेस्पेक्ट में, फाई आर, मतलब जो आपका एंगल है, रिसीविंग वोल्टेज है, रिसीविंग वोल्टेज साइड है, फाई आर एंगल, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करिए, इसको आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और इसको जीरो दिखा दीजिए। अगर हम इसको दिखाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के जीरो क्या करके, डिफरेंशिएट करके, तो क्या होगा, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस पूरी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट किया, ओके, और डी बाई डी फाई आर लगाया। जैसे ही हमने डी फाई आर लगाया तो आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन डिफरेंशिएट तो आपको पता ही है, आई आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वी आर क्या हो जाएगा, बाहर। हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हमें उसी से मतलब है, अदर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आप सिंपल सोचिए, जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है 3x² अपॉन 5, तो इसमें डिफरेंशिएट क्या करेंगे,
भाई हम 3/5 तो बाहर कर देंगे ना, हमारा इससे कोई नाता नहीं, हमारा x से मतलब है। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्या, d/dx एक्स स्क्वायर। ओके, हमारा एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, मतलब 3/5 यहाँ पर समझाना था कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर आई आर और वी आर ये फिक्स है, आई एक्स क्या है फिक्स है, हमें वोल्टेज रेगुलेशन किसके रिस्पेक्ट में करना, जो डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, फाई आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमारा फाई आर वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में करिए। तो इसीलिए हमने आई आर वी आर को दोनों को बाहर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर बताइए कॉस फाई आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन फाई आर। पता है ना दोस्त, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स के बाद कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इतना तो आपको याद होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या किया गया, कॉस फाई आर का डिफरेंशिएशन किया गया, तो माइनस का साइन फाई आर हो गया, और यहां पर आपका क्या होगा आई आर, अब आई एक्स अपान वी आर बचेगा, और साइन फाई आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस फाई आर होगा। ठीक है, कुल मिलाकर यहां पर डिफरेंशिएशन किया गया और कुछ भी नहीं किया गया, और इक्वल टू क्या करेंगे 0। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम मैक्सिमा मिनिमा की। मैक्सिमम मिनिमा पता है आपको, dy/dx जिसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन उसको हमको इक्वल 0 दिखाना है, तभी आपको पता चलेगा। तो सिंपली यहां पर जैसे ही हमने यहां पर 0 दिखाया, अब यहां पर ये क्या करें, हमने इस वाली वैल्यू को इधर भेज दिया। जैसे हम इस साइड में भेजेंगे तो इसमें भी यहां पर निगेटिव लगेगा, और इस साइड ऑलरेडी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये चीज कैलकुलेशन है, ये आपको पता है, आई कैंसिल, बिल्कुल ठीक है। अब बचेगा क्या, यहां से आपको मिलेगा देखने को साइन फाई आर अपान कॉस फाई आर, आई से आई यहां पर कैंसिल किया गया, एक्स अपान आर, तो एक्स अपान आई कैंसिल, बचा क्या एक्स अपान आर, और साइन अपान कॉस क्या होता है टेन, तो टेन फाई आर इक्वल टू एक्स बाई आर। अच्छा, कुछ आपको यहां पर पता चल रहा है क्या हो रहा है, मतलब यहां पर आपको एक चीज मालूम हो रहा है कि अगर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अगर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अगर 0 है, वोल्टेज रेगुलेशन 0 है, तब उस कंडीशन में हमारा टेन का वैल्यू जो आ रहा है माइनस आर बाई एक्स आ रहा है। ओके, माइनस आर बाई एक्स आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो उस कंडीशन में आपको एक्स बाई आर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों में क्या है डिफरेंट है। इसमें आपका आर बाई माइनस आर बाई एक्स है, और उसमें एक्स बाई आर है। ठीक है, किसके इक्वल है, टेन की इक्वल है। और यहां पर क्या था आपका, जो यहां पर था ये वोल्टेज रेगुलेशन यहां पर निकाला गया था। ठीक है, वो पावर फैक्टर के बेस पर लगाया, कंफ्यूज मत होइएगा, 2-3 बार आप समझिएगा लिख कर, और आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो बहुत बेकार बात है, क्योंकि ये दोबारा आप जब नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे 100%। ओके, क्योंकि ये रिवीजन की बात होती है। ट्रांसमिशन इफिशियंसी की बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए आपको हमने ये बताया जो आपकी सप्लाई आ रही है वो कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस है प्लस रिएक्टेंस है, और उसमें करंट कितनी जा रही है आई। मैंने ये बताया 60 ट्रांसमिशन लाइन में आपका कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती है, या उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ओके, नगण्य, तो उसको नगण्य रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आर और एक्स की बात करेंगे। आर रेजिस्टेंस है, एक्स आपका रिएक्टेंस है, इधर सेंडिंग इंड वोल्टेज, ये रिसीविंग इंड वोल्टेज। अब बात कर रहे हैं इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी में आ जाता है पावर। इस साइड का पावर क्या होगा, तो पावर P बराबर वी आई कास फाई, आप सभी या बच्चा जानता है P बराबर वी आई कास फाई। हम बात कर रहे हैं सेंडिंग की, तो कुछ नहीं, सेंडिंग है तो इधर PS कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए, अगर पावर इस साइड का है तो PS होगा, और जो आपका वोल्टेज है वो क्या होगा, वो भी आपका VS होगा। ठीक है, सेंडिंग वोल्टेज होगा, और जो करंट होगी वो आपकी वही रहेगी, चाहे आपका इधर से भेजा जाए चाहे इधर, करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और cos फाई आर जो एंगल रहेगा वो चेंज रहेगा, वो cos फाई एस होगा। अगर यहीं पर हम रिसीविंग की बात करेंगे तो पी आर बराबर वी आर आई cos फाई आर होगा। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। कहने का मतलब इस साइड जहां से भेजा जा रहा है सप्लाई, उधर का पावर कितना है, और जो आप रिसीव कर रहे हैं उधर का पावर कितना है। तो इस साइड का पावर P बराबर वी आई cos फाई से फार्मूले से लिख लेंगे, और इधर भी P बराबर वी आई cos फाई के फार्मूले से पी आर इक्वल टू वी आर आई cos फाई। करंट दोनों में क्या है, यहाँ पर करंट आप देख रहे हैं, जो यहाँ से इनपुट किया जा रहा है वो करंट आपको मिल रही है।
मिल रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंडिंग और रिसीविंग एंड वोल्टेज। इफिशियंसी आपको क्या होता है, देखिए इफिशियंसी में बार बार ये फार्मूला इसलिए लिखता हूं कि सभी बच्चे को यही फार्मूला याद रहता है, सभी दोस्त को यही रहता है कि आउटपुट अपान इनपुट इफिशियंसी होती है, और वही 100% होती है, उसी के आधार पर लिखा जाता है। तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट का मतलब भाई यहां से भेजा गया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके घर से 100 रुपए भेजा जा रहा है, आपको 90 रुपए मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, यहां से भेजा गया, ये आपको ये इनपुट है, ये इनपुट है, और यहां पर जो मिला आपको वो क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट अपान इनपुट, इसीलिए तो कह रहा हूं आपको, आउटपुट मतलब पी आर अपान पी एस इंटू क्या 100। आउटपुट क्या है जो आपको मिला, इनपुट क्या है जो आपके घर से भेजा गया, तो पी आर अपान पी एस इंटू 100। तो यहां से आउटपुट अपान इनपुट जो 100 है वो आपको हमने लिखा है पी आर अपान पी एस, क्या हमने लिखा है, पी आर अपान पी एस इंटू 100। ये आपकी क्या है, ईटा का मतलब इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब बात यहाँ पी आर की वैल्यू क्या है, तो हमने इसलिए लिख दिया पी आर मतलब रिसीविंग वोल्टेज है वी आर आई कॉस फाई, तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा वी आर आई कॉस फाई और नीचे हमने लिखा वी एस आई साइन फाई, इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसकी जगह पर हमने पुट किया, तो वी एस आई कॉस फाई एस हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल, यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं, आप आई से आई को कैंसिल कर सकते हैं, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, या इसको फार्मूले को और अपडेट लिखना चाहेंगे तो हमने आपको यह बताया था दोस्त कि अगर आउटपुट अपान इनपुट आप लिख रहे हैं, सुनिएगा, आउटपुट, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं जल्द। आउटपुट अपान इनपुट जैसे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट अपान इनपुट का, आउटपुट का मतलब तो आप आउटपुट समझ रहे हैं, लेकिन जो इनपुट भेजा जा रहा है उतना तो आपको मिल रहा नहीं है, जितना भेजा जा रहा है मतलब इनपुट, वो क्या है, इनपुट जो है उसमें आउटपुट प्लस आपका लॉस है, दोनों जुड़ा हुआ है भाई। जितना भेजा गया, जो भेजा जा रहा है वो फाइनली हो क्या रहा है, वो आपको जो मिल रहा है 100 रुपए में, जो 100 रुपए भेजा जा रहा है उसमें से 90 रुपए आपको मिल रहा है और 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये दोनों का योग की जगह क्या हम इनपुट की जगह ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के दोनों के इक्वल क्या है, 100 रुपए है, 100 रुपए जो घर से 100 रुपए आपको सेंड किया गया, इनपुट किया गया, ओके। तो आउटपुट जो है, आउटपुट प्लस लॉस, यही दोनों का योग की जगह पर, इनपुट की जगह पर क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉस। इसीलिए हमने लिखा पी आर मतलब ये आउटपुट, आउटपुट और अपान में आउटपुट, आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है, मतलब ये जो आपका इनपुट था उसकी जगह पे हम लिख दिया पी आर प्लस लॉस। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। प्लस आपका यहाँ पर क्या है दोस्त, पी आर जो है उसकी जगह तो आपने लिखा था वी आर आई कॉस फाई, और इसी यहाँ पी आर इक्वल टू क्या है, पी आर इक्वल टू क्या है, वी आर कॉस फाई आर प्लस आपका लॉस। और लॉस क्या होता है, लॉस आपका आई स्क्वायर आर, लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर। लॉस जो होगा वो आपके, जो आपका कंडक्टर में रजिस्टेंस है, जो आपके कंडक्टर में रजिस्टेंस है, वही आपका आई स्क्वायर आर लॉस उसमें होता है, इसमें होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो को आप लिख लीजिएगा प्लीज़ नोट्स में, और उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन आपका बनता है, आपको कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा। एक दो क्वेश्चन आपसे हैं कि बस आपको हमें ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जब वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 होगा तब उस कंडीशन में क्या फार्मूला बनेगा, ठीक है, या वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0 होगा तो किस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा, या वोल्टेज रेगुलेशन आपका यूनिटी है, वोल्टेज ये उल्टा मैंने पूछ लिया, 1 मिनट दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपका पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर आपका cos फाई आर का मान 0 होता है तब फार्मूला क्या बनेगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। और जब आपका पावर फैक्टर का मान मैक्स, आपका पावर फैक्टर का मान यूनिटी है, दो ही कंडीशन बनेगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, तब वोल्टेज रेगुलेशन कितना आएगा। नेक्स्ट आपका ये है कि अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, 0 है, तब कौन सा फार्मूला tan फाई इक्वल टू कितना आएगा, और आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन आपका मैक्सिमा होगा तब आपके tan का वैल्यू कितना आएगा, या फार्मूला क्या आएगा, इस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, बस पहले आप इसको समझ लीजिए, आने वाले वीडियो में ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा। पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि इसमें कैपेसिटर नहीं रखा जाता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस और वोल्टेज के आधार पर शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम जो लाइन होती है ये आपसे 100% क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।